नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की। नेताओं के तहखाने, उगलते खजाने। नेपाल में नेताओं पर आरोप लगे, उन्होंने देश के साथ लूट किए, बहुत पैसा लूटा है भ्रष्टाचार करके। आज आपको दिखाऊंगा, जले हुए नोट निकल रहे हैं, खजाना तहखाने में निकल रहा है, क्या क्या दावे किए जा रहे हैं, क्या क्या तहखानों से निकलकर सामने आ रहा है, आपको दिखाऊंगा। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, नेपाल के मंत्री नेता कहां छिपे हैं। लोगों ने मारा तो मंत्री नेता गायब हो गए। आपको बताऊंगा इनकी लोकेशन मिल गई है, कौन सा नेता, कौन सा मंत्री किस ठिकाने पर है छिपा हुआ, किस स्थिति में है, कौन उन्हें सुरक्षा दे रहा है, सीधे आपको उस जगह लिए चलूंगा। इसके बाद आपको बताएंगे जेन-जी में आखिर क्यों फूट हो गई है। वो जेन-जी जिन्होंने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया, वो आपस में एक दूसरे को पीट रहे हैं। आखिर इस कुटाई और पिटाई के पीछे वजह क्या है, कौन बनेगा पीएम, रेस में कौन है, यह भी आपको बताऊंगा और उसका भारत से ताल्लुक क्या है। इसके बाद दिखाएंगे आईसिस का केमिकल बम प्लान। क्या हिंदुस्तान में आईसिस की एंट्री हो गई है? 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने उठाया है। इन 5 लोगों का आईसिस से कनेक्शन क्या है और केमिकल बॉम्ब कैसे बना रहे थे ये आतंकी, इसमें कौन है मास्टरमाइंड, कैसे उसने पूरी तैयारी की और आगे साजिश क्या थी, आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, ट्रंप के राइट हैंड का मर्डर हो गया है। अमेरिका में सोचिए, जो दुनिया का सबसे ताकतवर और सुरक्षित मुल्क है, वहां ट्रंप के करीबी को किसी ने आकर गोली मार दी है। कौन है ट्रंप का करीबी? आखिर अमेरिका में गन कल्चर कितना खतरनाक है। जैसे आप यहां सब्जियां खरीदते हैं, वैसे अमेरिका में लोग बंदूक और राइफल खरीदते हैं। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के नाम पर आंदोलनकारियों में बड़ी फूट। सेना मुख्यालय के बाहर जेन-जी के 2 गुटों में हुई हाथापाई। काठमांडू में फिर लगा कर्फ्यू। कई नेताओं ने भारत में ली शरण। सुशीला कार्की के बाद अब कुलमान घिसिंग का नाम प्रधानमंत्री की रेस में आगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ट्रंप बोले, दोषी को बख्शेंगे नहीं। वाराणसी में मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ। स्वागत से गदगद हुए राम गुलाम ने देखी गंगा आरती। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से राहुल गांधी की शिकायत की है। विदेश दौरों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल न मानने का किया दावा। आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी के खिलाफ जम्मू कश्मीर पहुंचे संजय सिंह, हाउस अरेस्ट। फारूक अब्दुल्ला से गेट पर आकर करनी पड़ी मुलाकात। एशिया कप में 14 सितंबर को रद्द नहीं होगा भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में एनकाउंटर में मारे गए 10 नक्सली। 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर मनोज उर्फ मोडेम भी ढेर। त्योहारी सीजन में आतंकी साजिश के फिराक में बैठे आईसिस के 5 आतंकी गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियार भी बरामद किए। असम के तिनसुकिया में एसटी दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर हजारों लोगों का मशाल जुलूस। धुबरी में हिंसक विरोध प्रदर्शन पर लाठीचार्ज। गुजरात के बनासकांठा और उत्तर प्रदेश के मथुरा में बाढ़ से बिगड़े हालात। उत्तराखंड में प्रभावित इलाकों का जायजा लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया 1200 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान। और आइए शुरू करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर नेपाल से। क्या हो रहा है नेपाल में? आंदोलनकारियों में फूट और गोल्ड कैश की लूट। आपको याद होगा, नेपाल में जितने घर जलाए गए, या तो वो नेताओं के थे या नेताओं के करीबियों के थे और नेताओं को ही पीटा गया। नेताओं से ही ताल्लुक रखने वाले मॉल और होटल्स फूंक दिए गए। नेता टारगेट पर इसलिए थे क्योंकि लोगों का गुस्सा था, नेताओं ने नेपाल को लूटा है। लोगों का गुस्सा था कि नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, सारा पैसा इन्हीं के पास है देश की लूट का। यह लोगों का दावा और आरोप था। देखिए, यह किस हद तक सच है कि नेताओं के घर से ही नोट मिल रहे हैं।
ये आप देख रहे हैं नेपाली करेंसी, नेपाली नोट। नेताओं के घर में जब आग लगा दी गई तो आग लगाए जाने के बाद देखिए चारों तरफ नोट बिखरे हैं, जले हुए नोट हैं। घर में ये कैश था, लोग हाथ में उठाकर वीडियो बना रहे हैं नेपाल में कि ये देखिए नोट मिले हैं। इसी का वो दावा कर रहे थे, यही नोट लूटे गए। सब यो जलेको पैसा रहेछ, यी हाम्रो रहेछ के यो सानो खाले सबैजनालाई हेर्नुस्। और ये जो आप नोटों की तस्वीर देख रहे हैं, ये दरअसल पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर की तस्वीरें। उनका घर जलाया गया, घर पर आग लगा दी गई। उसके बाद वहां के लोगों ने वीडियो बनाया कि देखिए नोट मिल रहे हैं पूर्व पीएम के घर में, कैश चारों तरफ बिखरा हुआ कैश, जले हुए नोट। यो चाहिँ शेरबहादुरजीको घरमा सब यो जलेको पैसा रहेछ, यी हाम्रो रहेछ के यो सानो खाले। और आपको याद होगा जब लोग शेर बहादुर साहब के घर घुसे, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, उन्हें लोगों ने मारा पीटा बुरी तरह से, वो जख्मी हो गए थे। इन्हीं के घर से वो कैश और नोट मिले। सिर्फ पूर्व पीएम नहीं, ऊर्जा मंत्री के घर से नोट मिले थे। ये भी आप देख रहे हैं, लोगों ने कैश उड़ाया था। इनके घर से जो नोट मिले थे, ये सारा पैसा, लोगों का कहना है क्या ये पैसा लूट का है, देश में जो भ्रष्टाचार किया गया उसका है। जिस नेपाल में 3 दिन से हिंसा और बवाल की तस्वीरें सामने आ रही थी, वहां से अब चौंकाने वाला सच सामने आ रहा है। दावा है कि नेताओं के घर से कैश और भारी खजाना मिल रहा है। किसी के घर से नोटों से भरी बोरियां मिली हैं, तो कई बड़े मंत्रियों के घर से सोने का भारी भंडार मिला है। नेपाल में युवाओं का गुस्सा भी इसी बात पर था। वो सरकार और नेताओं पर देश को लूटने और भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। भारी बवाल के बाद नेता भागे तो उनके घर से छिपे हुए खजाने मिलने लगे हैं और आंदोलनकारी फिर उबल पड़े। और आइए मैं आपको बताऊं, ऐसा दावा है, मीडिया रिपोर्ट से आरोप है कि नेताओं के घर में तहखाने भी हैं और तहखानों में पैसा और खजाना है। नेपाल के कई मंत्रियों के घर में भारी खजाना मिला है। ये जो आप देख रहे हैं पूर्व पीएम जिनके साथ मारपीट हुई, जिनके घर जले नोट मिले, पहले दिन ऊर्जा मंत्री के घर से कैश मिला था। अब नेपाल के पूर्व पीएम के घर से भारी कैश मिलने का दावा है। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर से गुप्त सुरंग का खुलासा हुआ है। खबर है कि सुरंग में बोरियों में भरा हुआ कैश और सोना मिला है। 2 दिन पहले आंदोलनकारियों ने काठमांडू में उनके घर पर हमला किया। हमले में देउबा और उनकी पत्नी जख्मी हो गए और भागकर जान बचाई। जेनजी ने उनके आलीशान घर को आग के हवाले कर दिया था। घटना के बाद जांच की गई तो 4 कमरों में भारी संख्या में जले हुए नोट मिले हैं। इस तरह से आरोप लगाया जा रहा है कि उनके घर पर कई 100 करोड़ कैश था। कमरों में जो कैश और सामान रखा था वो खाक हो गया है, लेकिन देउबा ने घर के अंदर बहुत खास सुरंगनुमा तहखाना बनाया था, ठीक इस तरह जो आप नीचे देख रहे हैं। इस तहखाने में बोरियों में भरकर करोड़ों के नोट रखे गए थे, जबकि तहखाने में खास बॉक्स में सोना मिलने की बात भी कही जा रही। नेपाल में आंदोलन और बवाल की एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार है। और जब पूर्व पीएम के घर भारी काले खजाने के बक्से मिले हो तो उनके घर के बाहर भीड़ लग गई और सेना को हालात संभालने पड़े। नेपाल में 870 करोड़ ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला हो चुका है। 870 करोड़ का 225 करोड़ के सहकारी समिति घोटाले में पूर्व मेयर देव कुमार पकड़े गए थे। तो यह सब नेपाल में जो लूट हुई है उसका गुस्सा लोगों में निकल कर आ रहा है। आइए आपको बताता हूं, नेपाल के लोगों को सुनिए, वो भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि हमारे नेताओं ने खूब भ्रष्टाचार किया है। सुनिए। ये हालात एकदम नाजुक अवस्था में हो गया है। नेपाली कांग्रेस, एमाले और माओवादी ये तीनों मिलके देश को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए जैन जी का जो आंदोलन है बहुत उपयुक्त है और ये ठीक टाइम में हुआ है। तो भ्रष्टाचार हुआ है वो तो गलत हुआ है, लेकिन हम लोग ना भ्रष्टाचारी के समर्थन में है न जैन जी के समर्थन में। मतलब जो खराब काम किया
उसको दंडित होना ही चाहिए। स्टेप बाय स्टेप में भ्रष्टाचार घुसा हुआ था, तो ये नया युवा पीढ़ी जो है ये भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चलाया, पूरा देश उसका साथ दिया। आज के दिन में ये मैंने 36 घंटा के अंदर में तख्ता पलट दिया यहाँ का सरकार का। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था, ये कदम तो बहुत पहले उठना चाहिए था, पर देर से उठा। लेकिन अब इतना उठने के बाद भी सही हाथ में सत्ता जाए तो ही ना भ्रष्टाचार रुकेगा, फिर वही भ्रष्ट करने वाले लोग आएंगे तो फिर दिक्कत होगा। और आइए अब आपको बताऊं, नेताओं के घर से तो खजाना मिल रहा है, लेकिन ये नेता है कहां? ये नेता सब फरार हो गए। जैसे आप देख रहे हैं, पीएम केपी ओली ने सबसे पहले हिंसा हुई, उन्होंने घर छोड़ दिया, बाकायदा हेलीकॉप्टर आकर खड़ा हुआ और उन्हें लेकर चला गया। लेकिन ये नेता कहां गए? केपी ओली हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, मैं आपको बताऊंगा कहां हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, न सिर्फ नेता, कल मैंने आपको दिखाया था, इसी तरह हेलीकॉप्टर से सरकारी अधिकारी भी भाग गए, क्योंकि लूट घसोट के जो आरोप हैं, भ्रष्टाचार में सब शामिल थे, ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों का यह कहना है। ये आप देख रहे हैं, सरकारी अफसर हेलीकॉप्टर में लटके हैं और अपनी जान बचाकर जा रहे हैं। आपको बताऊं कि नेताओं का सेफ हाउस कहां है, ये कहां छिपे हुए हैं। जो भी भाग कर गए, इनकी लोकेशन पता चल गई है। जो दावा किया जा रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, यह है नेपाल का नक्शा और बताया जा रहा है काठमांडू, जहां ये सारे नेता थे, जहां प्रधानमंत्री आवास, मंत्रियों के आवास, दरबार जो सिंह दरबार था, जहां मंत्रियों के बाकायदा दफ्तर थे, उस जगह से 30 किलोमीटर दूर है शिवपुरी। यानी काठमांडू से शिवपुरी है नेताओं का ठिकाना। अब आखिर नेता शिवपुरी क्यों गए हैं, सवाल यह है। शिवपुरी में ऐसा क्या है? शिवपुरी में बाकायदा खास सुरक्षा घेरे में है नेता। देखिए जरा, केपी ओली भी वही है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर को फूका तो नेता भाग निकले। पूर्व पीएम केपी ओली काठमांडू से सेना के हेलीकॉप्टर से निकल भागे। शुरू में उनके दुबई और किसी और देश जाने की खबरें थीं, लेकिन अब पता चला काठमांडू से लगभग 30 किलोमीटर दूर शिवपुरी में केपी ओली भी। नेपाल के शिवपुरी में आर्मी कमांड सेंटर यानी बड़ा सैन्य छावनी है और इस आर्मी कमांड सेंटर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। सेफ हाउस के हर गेट पर पुलिस वालों की तैनाती दोगुनी कर दी गई। ओली ने खुद चिट्ठी लिखकर कहा, मैं शिवपुरी में सेना के कैंप में हूं, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, नेपाल के लोगों को याद कर रहा हूं। पुष्प कमल दहल को भी शिवपुरी में सेफ हाउस में रखा गया। पूर्व पीएम जो है, पूर्व पीएम झालानाथ ने भी कहा कि वो सेना की बैरक में सुरक्षित हैं। 2 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने झालानाथ और उनकी पत्नी पर हमला किया। खबर तो यह थी कि झालानाथ की पत्नी की मौत हो गई और अब पता चला कि झालानाथ की पत्नी जिंदा है, उनका इलाज चल रहा है। नेपाल के कई और बड़े मंत्री इस वक्त सेना के कैंप शिवपुरी में हैं और सेना के 6-7 मंत्रियों और मेयर ने भारत में शरण लिए, यह भी बताया जा रहा। मंत्रियों के साथ कई मेयर, सभासद और अधिकारी मौजूद हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी और बिहार में इनके रिश्तेदार हैं। जैसे ही नेपाल में आग लगी, उन्होंने अपनी जान खतरे में पाई, तुरंत अपने रिश्तेदारों से संपर्क किया और बॉर्डर पर जान का हवाला दिया, पनाह मांगी। इसके बाद करीब 20 नेता और अधिकारियों के भारत में पनाह लेने की खबर है। अब आपको बताऊं, नेता तो भाग गए, छिप भी गए, लेकिन जेल भी टूट रहे हैं। जेल से कैदी भाग रहे हैं। तस्वीर देखिए जरा, नेपाल की जेल टूट गई, कैदी भागे हैं, सैकड़ों कैदी भाग गए हैं, संख्या हजारों में बताई जा रही है। अलग अलग जेलों से कैदियों के भागने की तस्वीरें। दूसरा जेल आप देख रहे हैं, रात का वक्त है, जेल टूटा और उसके बाद लोग अपना सामान लेकर, जो कुछ जेल में उनके पास था, अपना गद्दा, कंबल लेकर, कपड़े लेकर निकल रहे हैं। उसके अलावा देखिए, कुछ भाग रहे थे जिन्हें आर्मी ने रोका है, सामान लेकर जा रहे थे, हवाई फायरिंग की है पीछे ढकेलने के लिए।
ये भाग रहे थे, इन्हें वापस पकड़ा गया है। इसके अलावा कुछ भागकर भारत में घुसने की फिराक में थे। कैसे कर्फ्यू लगाया गया है, ये कर्फ्यू की तस्वीर देख रहा हूं। सीतामढ़ी में भी पकड़े गए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में लोगों को पकड़ा गया जो नेपाल से भाग कर आए थे। बताया जा रहा है एसएसबी ने लगभग 60 नेपाली कैदियों को पकड़ा है। भाई आपको बताऊं कि कितने कैदी अब तक फरार हो चुके हैं। नेपाल की जेल खाली हो गई। कैदी बड़े बड़े खतरनाक कैदी, और उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जो जेल में थे, वो भी फरार हो गए। देखिए जरा, जेल टूटा और उसके बाद कैदियों ने भागना शुरू किया। ऐसे नेपाल में आग लगी तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कैदियों ने उठाया है। अलग अलग जेलों में बंद करीब 15,000 कैदी भाग गए, स्मगलर्स भाग गए। इनमें कई नामी, खतरनाक और वांटेड अपराधी भी शामिल हैं। नेपाल का कुख्यात स्मगलर चूड़ामणि फरार हो गया। चूड़ामणि के बारे में आपको बताऊं कि 4000 किलो सोने की तस्करी की थी उसने। गिरफ्तारी के बाद से चूड़ामणि काठमांडू की जेल में बंद था, सुंदरा जेल में। हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस सुरक्षा बलों को पकड़ा और हालात बिगड़ने पर सुंदरा जेल से 3300 कैदी मौका देखकर भाग निकले हैं। इन 3300 कैदियों में स्मगलर चूड़ामणि भी शामिल था। इनमें से नेपाल पुलिस ने 1400 कैदियों को वापस पकड़ लिया, लेकिन अब भी लगभग 13,000 कैदियों को पकड़ा नहीं जा सका। उनका कोई अता पता नहीं है। बहुत से खतरनाक कैदी बॉर्डर पार कर भारत आने की फिराक में थे। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अब तक ऐसे 60 कैदी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल बॉर्डर से इन कैदियों की गिरफ्तारी हुई। फरार कैदियों को लेकर इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है इस वक्त। यह है स्थिति। लेकिन सोचिए जरा, इस वक्त हालात क्या है। आप सोचिए एक मुल्क में क्या मंजर होगा इस वक्त। हालत यह है, जो आम आदमी जिसने कुछ नहीं किया, बेकसूर है, वो परेशान है। जैसे तस्वीर में आपको दिखाऊं, लोग रो रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हैं, लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। अब मैं आपको सुनवाऊं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं। हिल्टन होटल के आसपास बहुत ज़्यादा मॉब हो गया, किसी की आपस में फाइट हो गई, तो हमें जल्दी से अंदर मैरियट में भेजा गया। तो हम लोगों को पता चला कि हिल्टन में आग लग गया। फिर हम लोग और घबरा गए कि सब लोग एक पैनिक हो गए कि किधर जाएंगे अभी से। सब लोग रो रहे कि कैसे भी करके वापस आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ। सभी मॉब रोड पे खड़ा था तो वो गाड़ी रोका लिया, नीचे खींच लिया और गाड़ी की तोड़फोड़ पूरा डैमेज कर दिया। जो डॉक्यूमेंट, पैसा, जो मनी था हमारा, वो गाड़ी में जल गया पूरा। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी है, वापस लाने के लिए वो संपर्क कर रहे, वो हमको मदद। जगह जगह जो है गाड़ी फूका जा रहा था, हल्ला हो रहा था। 5 स्टार होटल था, कोई नेता का था, उसमें जो है सो आग लगा हुआ था। लोअर कोर्ट को भी जला दिया गया। हमने देखे वो क्रॉस कर रहे थे ना, तो सिविल कोर्ट जल रही थी। आपको कैंसर हुआ है? हाँ। आप नेपाल के रहने वाले? हाँ, नेपाल के। तो अभी कहाँ जाना चाहते हैं? लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल में। वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया है? हाँ। ये चाह रही हैं कि नेपाली गाड़ी थोड़ी आगे तक जाए, आपको वहाँ बैठा के टैक्सी तक छोड़ दे और फिर आप आगे चले जाएं। तो आपको पर्सनली आपको जाने दे रहा है जी। आप नेपाल की? हाँ हाँ। यहाँ कैसे फंस गई? यहाँ हम लोग टूर में गए थे भ्रमण में, इसलिए फंस गए। अब सवाल यह है कि नेपाल की हालत संभलेंगे कैसे? जिन्हें संभालने की जिम्मेदारी दी थी या जो लग रहा था जो संभालेंगे, वो तो खुद लड़ रहे हैं। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं जेनजी के प्रदर्शन में शामिल आज आर्मी हेडक्वार्टर पर पहुंच गए, वहां भी जाकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, जेनजी खुद आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे, लात घूंसे चलने शुरू हो गई।
ये वही युवा हैं जिन्होंने नेपाल में तख्ता पलट किया है। अब आपस में लड़ रहे हैं। एक गुट कह रहा है हमारा पीएम होगा, दूसरा गुट कह रहा है हमारा पीएम होगा। अब देखिए जरा कि ये जो जेनजी है 13 से 28 साल वाले आखिर क्यों एक दूसरे को पीट रहे हैं। वजह क्या है मैं आपको बताऊं। नेपाल में जो प्रदर्शनकारी सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन कर रहे थे और सरकार से जुड़े मंत्री अधिकारियों पर हमले पर उतर आए थे, वही जेनजी युवा प्रदर्शनकारी आपस में भिड़े। नेपाल की कमान सौंपने को लेकर आंदोलनकारी दो धड़े में बंट गए हैं। ये है दो धड़े। काठमांडू में दोनों गुटों के बीच जमकर हाथापाई और लात घूसे चले। पूरे काठमांडू में कर्फ्यू लगा था और आंदोलनकारियों में मानो गैंगवॉर हो रहा हो। और यह सब हो रहा था नेपाल में सेना हेडक्वार्टर के ठीक बाहर। अंदर सेना के बड़े अफसरों के साथ आंदोलनकारी बैठक कर रहे थे और बाहर दो गुट समर्थक एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। प्रदर्शनकारियों का एक गुट सेना मुख्यालय में बातचीत का विरोध कर रहा था। उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री पर बातचीत सेना भवन नहीं राष्ट्रपति भवन में हो, जिसे फूंक चुके हैं वो। जबकि दूसरा गुट सेना से बात और सेना के समर्थन से सरकार बनाने की मांग कर रहा था। एक गुट कहता है कि पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की ही पीएम हो और दूसरा गुट कहता है कि बालेन शाह को अंतरिम नेता बनाने की मांग पड़ रहा है। आर्मी चीफ ने आंदोलनकारियों को लास्ट वार्निंग दे रखी है। नेपाल में हंगामा छोड़ने और 24 घंटे में नेता का नाम बताने को कहा गया है। 3 दिन में 3 नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन सहमति किसी नाम पर नहीं बन सकी है अब तक। यह है सिचुएशन। आइए अब मैं आपको बताऊं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग जो इस आंदोलन में शामिल थे और दूसरे जेनजी नेता। कोई आगे निकल के नहीं आया कि मैं ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। इसको लेकर के अभी बालेन शाह जो हमारा अभी काठमांडू का मेयर है वो आगारी आए, उससे भी वार्ता होगी कल। और जो भी कुलमान घिसिंग के है, हमारा हरकत साम्पांग के है, वो सब आए मिले। शर्मा ओली ने गलती क्या कर दिया, वो रिजाइन तो किए प्रधानमंत्री से, मगर वो संसद डिसॉल्व नहीं करने के कारण से ये समस्या हो सकता है कि सरकार ना बने कल। अगर ये नहीं होगा तो हमारा आर्मी टेक ओवर करेगी, वो संकट काल लाएगी और इसके बाद खुद सरकार बनाने के प्रोसेस में आगारी जाएंगे। अब सोचिए जरा कि आखिर कौन बनेगा पीएम। हर रोज एक नया नाम जुड़ जाता है। पहले दिन 2 थे, फिर 3 हुए और अब 4 हो गए। 2 और नाम सामने आ गए हैं। 2 और हैं, वो भी मैं आपको बताऊं वो 2 नाम कौन से हैं। लेकिन बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, ये जो बाकी के नाम सामने आए, इन सब का जो ताल्लुक है वो हिंदुस्तान से है, यानी किसी ना किसी तरह से भारत के साथ कनेक्टेड है। देखिए कैसे नेपाल में भारतीय शिष्य ही बन सकते हैं अंतरिम सरकार प्रमुख, क्योंकि जिन 4 लोगों के नाम चल रहे हैं उनका भारत से कनेक्शन है। ये 4 चेहरे आप देख रहे हैं। नेपाल की इन चारों शख्सियतों ने पढ़ाई ट्रेनिंग हिंदुस्तान में की है। सबसे पहला नाम है पीएम रेस में सबसे नया नाम है कुलमान घिसिंग का सामने आ रहा है। कुलमान घिसिंग नेपाल में लाइट मैन के तौर पर जाने जाते हैं। जमशेदपुर से कुलमान घिसिंग ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, यानी झारखंड से डिग्री लेकर ही नेपाल में बिजली की समस्या दूर की इन्होंने। कुलमान की लीडरशिप में नेपाल ने भारत को बिजली निर्यात करना शुरू किया। नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का भी भारत से नाता है। कार्की ने 1975 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली है। बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस में वो अपनी क्लास की टॉपर रही हैं। पीएम मोदी की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं और भारतीयों को भाई बहन मानती हैं। कार्की का जन्म स्थान विराटनगर में है, जो भारत की सीमा से सिर्फ 25 मील दूर है। अगला नाम रैपर रहे मेयर बालेन शाह भी आंदोलनकारियों की पसंद बने हैं। बालेन शाह ने कर्नाटक से ही पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी से एमटेक की डिग्री हासिल की है। हालांकि कई बार बालेन भारत विरोधी बयान और फैसले ले चुके हैं। नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज का भी भारत से रिश्ता है। अशोक राज ने भारत से डिफेंस मैनेजमेंट की पढ़ाई की है। उन्हें भारतीय सेना में मानद जनरल की उपाधि भी मिली हुई है। यह है इन सब की खासियत, इन सब का कनेक्शन और ताल्लुक हिंदुस्तान से। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा साहब क्या कह रहे हैं। वायलेंस एंड किलिंग्स, बर्निंग्स, इतना तो वो बिल्कुल कंडेमनेबल ही नहीं होना, शॉकिंग है। बट अभी जो हो रहा है, अभी देखना है अब आज के 1, 2, 3 दिन में
कि कार्की को किस तरह से आर्मी का वर्किंग रिलेशनशिप होगा अगर उनको नॉमिनेट कुछ किया जाता है, कितने समय के लिए होगा अगर उसका कोई हिसाब दें, या ओपन एंडेड है कि इलेक्शन होंगी दोबारा, ये केयर टेकर होंगी। इस तरह के प्रश्नों का आई थिंक जवाब अगले 1-2 दिन में मिलेगा। बट उससे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये देखना कि ये जो जेन जी का जो आपके ये रेवोल्यूशन रेबेलियन जो भी है, उसमें से कौन कौन से नेता इनके साथ जुड़ते हैं। एक लड़ाई नेपाल में चल रही है, उसके साथ साथ एक लड़ाई हिंदुस्तान में चल रही है। बहुत से नेता बार बार ये कह रहे हैं, कौन है वो नेता? वो कह रहे हैं कि जो नेपाल में हो रहा है वही भारत में होगा। शिवसेना के नेता संजय राउत ने ये कहा था। उसके बाद संजय निरुपम ने संजय राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। क्या कहा था देखिए संजय राउत ने, और संजय निरुपम कैसे पुलिस में शिकायत करने पहुंच गए। नेपाल हिंसा के बहाने संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। शिवसेना सांसद ने लगातार विवादित बयान और पोस्ट किए। कहा सावधान, नेपाल जैसी स्थिति किसी भी देश में हो सकती है। राउत ने नेपाल में आगजनी और हिंसा का वीडियो पोस्ट किया और इसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट किया। संजय निरुपम और बीजेपी नेताओं ने उसे उकसाने वाला बयान दिया और 24 घंटे के अंदर संजय निरुपम से बयान वापस। संजय निरुपम ने कहा संजय राउत बयान वापस ले और माफी मांगे, लेकिन उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कोई सफाई भी नहीं दी, ना माफी मांगी। तो शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने पहुंचे और संजय राउत के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। राउत ने श्रीलंका, बांग्लादेश में हुए हिंसा को भी भारत से जोड़ा था। उस वक्त भी बीजेपी ने राउत के बयान को देश विरोधी बताया था। आइए सुनिए जरा संजय राउत क्या कह रहे हैं और संजय निरुपम क्या कह रहे हैं। आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। मंत्री हमको सड़क पर पकड़कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं। लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है, तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा। संजय राउत पूरे देश के नौजवानों को भड़काना चाहते हैं हिंसा करने की। सरकार का कोई अगर है पॉलिसी है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर अपोजिशन को बोलने का अधिकार है, यही हमारे जनतंत्र की ताकत है। लेकिन लोकशाही लोकतांत्रिक तरीके में रह के 150 के तहत सेक्शन 150 के तहत केस हो सकता है, और यही गुजारिश लेके, यही शिकायत लेकर के आज मैं यहाँ वर्सोवा पुलिस स्टेशन में आया हूँ। या तो आप कार्रवाई करें या इसको साइबर सेल में आगे भेज। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेता भारत में नेपाल जैसे हालात के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आतंकी क्या सोच रहे हैं देखिए। आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश में लगे हुए हैं। आईसिस क्या भारत में एंट्री कर चुका है, यानी इस्लामिक स्टेट क्या भारत में एंट्री हो गई, क्योंकि 5 आतंकी पकड़े गए। तस्वीर में आपको दिखाऊं 5 आतंकियों की। ये है वो 5 आतंकी, इनकी गिरफ्तारी की है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, स्पेशल सेल ने इन्हें अरेस्ट किया है। ये 5 चेहरे जो आप देख रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर सूफियान खान की, दूसरी मोहम्मद हुजैफ यमन, आफ्ताब कुरैशी, अशर दानिश और कामरान कुरैशी। इन सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया। अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये दानिश को जो अरेस्ट किया गया, दानिश केमिकल बम बना लेता है। ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। केमिकल बम बनाने में माहिर है। रांची से दानिश को पुलिस ने पकड़ा है, आईसिस से जुड़ा हुआ था। उसके बाद इन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली में इनकी परेड कराई गई। ये 5 आतंकी पकड़े गए। 4 की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। हाथ में हथकड़ी, आईसिस से इनका ताल्लुक बताया गया है। बताया गया कि ये केमिकल बम बनाने वाले थे। इनके पास से ये सामान बरामद हुआ है। केमिकल बम की ट्रेनिंग कैसे ली और बाकायदा पूरी प्लानिंग कैसे की, केमिकल बम कितनी तबाही ला सकता था, दिल्ली को कैसे दहलाने की साजिश थी, ये सुनकर और जानकर स्पेशल सेल भी हिल गई है। जरा रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश थी? दिल्ली में केमिकल बम से हमले की तैयारी थी। त्योहार के दौरान दिल्ली एनसीआर आतंकियों के निशाने पर था। आईसिस के 5 खतरनाक आतंकी इस प्लान पर काम कर रहे थे। 4 राज्यों में छापेमारी के बाद जांच एजेंसियों ने इन्हें गिरफ्तार किया।
इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने आईसिस के खतरनाक प्लान पर भी पानी फेर दिया। अब देखिए जरा, इन्हें देश के अलग अलग स्टेट से गिरफ्तार किया गया है, यानी ये पूरा अपना नेटवर्क बड़ा कर रहे थे और रिक्रूटमेंट भी कर रहे थे। देखिए कौन से वो 4 राज्य हैं, 4 राज्यों में क्या इनका नेटवर्क फैला था। इसमें मध्य प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और तेलंगाना, इन 4 जगहों से इन 5 आतंकियों को पकड़ा गया है। लेकिन इन्होंने कैसे पूरी प्लानिंग कर ली थी, बाकायदा सीईओ भी बना लिया था। जैसे कंपनी में सीईओ होता है वैसे कंपनी चला रहे थे। देखिए ये 5 चेहरे आप देख रहे हैं, इन 5 की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तार 5 आतंकियों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पैन इंडिया नेटवर्क की तरह ये काम कर रहे थे, हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपा गया था। इस मॉड्यूल का लीडर अशर दानिश, जिसे गजवा लीडर के कोड नेम से भी जाना जाता है, ये जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, चश्मा लगाया है, यही है अशर दानिश। दानिश की भूमिका एक सीईओ की तरह थी। गजवा के साथ प्रोफेसर और सीईओ नाम से इसे जाना जाता था। आतंकी संगठन को कंपनी की तरह यह चला रहा था। इस आतंकी कंपनी में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होता था। हर सदस्य को अलग अलग काम सौंपे गए थे। बम बनाने से लेकर कारतूस हासिल करने का काम था। सभी आरोपी एक पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। उसने इन्हें खिलाफत मॉड्यूल और खिलाफत मॉडल बनाने का सपना देखा था। खिलाफत मॉडल का मतलब एक नेता होगा इनके पूरे संगठन का, जिसमें पहले किसी जगह पर कब्जा किया जाएगा, इसके बाद वहां जिहाद किया जाएगा। इन्हें हमलों के लिए एक ठिकाना खोजना था। इसके अलावा और लोगों को भी जोड़ने का टास्क इसे दिया गया था। सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों की भर्ती कर रहा था। दिल्ली में बड़े बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। त्योहार से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान था। आईसिस की तर्ज पर ये लोग प्लान बना रहे थे। गिरफ्तार 5 आरोपी की उम्र 20 से 25 साल के बीच है। दानिश को झारखंड के रांची से गिरफ्तार किया गया। दानिश ने ही बाकी लोगों को भी अपने साथ जोड़ा और इसके बाद मुंबई से आफ्ताब अंसारी को दबोचा गया। आफ्ताब मीट बेचने का काम करता था, उसे टारगेटेड किलिंग का जिम्मा सौंपा गया था। इसके साथ ही सूफियान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। कामरान कुरैशी को मध्य प्रदेश के रायगढ़ से पकड़ा गया है। 5वां आरोपी हुजैफा की गिरफ्तारी तेलंगाना के निजामाबाद से हुई है। सभी आरोपियों को 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया और इनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा दिल्ली पुलिस क्या कह रही है। 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। इनका जो टास्क था, जो पाक हैंडलर था जो इनको टास्किंग कर रहा था, वो टास्किंग थी बेसिकली एक खिलाफत वाला मॉडल अपनाना था। इनको एक जगह एक्वायर करनी थी और कई सारे लोगों की टीम तैयार करनी थी, जिसको ये कह रहे थे कई सारे लोगों का लश्कर तैयार करना है। और जो टीम का लीडर था उसकी आईडी थी गजवा लीडर। और अब जानकर हिल जाएंगे इनके पास से जो कुछ बरामद हुआ है, कितने खतरनाक मंसूबे और प्लान थे इनके। आतंकियों का खतरनाक प्लान। इनके पास से दरअसल सल्फर पाउडर बरामद हुआ है। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं, विस्फोटक बनाने में सल्फर का बाकायदा इस्तेमाल होता है। सल्फर आसानी से जलता है और जलने पर गर्म ज्वाला उत्पन्न करता है। अगली चीज नाइट्रिक एसिड बरामद हुई है। इसका इस्तेमाल विस्फोटक बनाने में किया जाता है। टीएनटी जैसे विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए जरूरी होता है ये नाइट्रिक एसिड। ये एक बेहद खतरनाक रसायन है। साथ ही इसके संपर्क में आने से सांस संबंधी समस्या होती है। साथ ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेहद खतरनाक होता है, यह बरामद हुआ है। यह धातुओं से प्रतिक्रिया कर ज्वलनशील गैस पैदा करता है। बॉल बेयरिंग्स मिली है। विस्फोटकों की मारक क्षमता बढ़ाने में इसका इस्तेमाल होता है। बम में लगाया जाता है। जब धमाका होता है तो दूर जाकर छर्रों की तरह लोगों के शरीर में घुस जाता है। कई बार ये छर्रे धमाके से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही सर्किट वायर मदरबोर्ड भी बरामद किया गया आतंकियों के पास से। कॉपर शीट, प्लास्टिक बॉक्स भी पुलिस ने जब्त किया है। लैपटॉप, सेफ्टी ग्लास, कैश जब्त किया है इनके पास से। देसी पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो ये सारी चीजें इन 5 लोगों से पुलिस को मिली। अब पुलिस इनकी तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है, क्योंकि ये
इन सारी चीजों को मिलाकर केमिकल बॉम्ब बना रहे थे, पुलिस का दावा है। और केमिकल बॉम्ब बनाने का मास्टर कौन था? यह दानिश, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है रांची से। अब देखिए जरा कैसे केमिकल बॉम्ब बनाना सीखा। सभी आतंकी तकनीक रूप से बेहद काबिल थे। पांचों आतंकी बहुत पढ़े लिखे हैं। दानिश और कामरान ग्रेजुएट हैं। दानिश ने इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। केमिकल बम बनाने में एक्सपर्ट माना जाता है इसे। रांची में गिरफ्तारी के बाद आपत्तिजनक सामान मिले, केमिकल बम बनाने की सामग्री बरामद हुई। विस्फोटकों और बम बनाने की तकनीक ऑनलाइन सीखी है बाकायदा। आतंकियों को हवाला के जरिए फंडिंग भी हो रही थी, यानी पैसा आ रहा था हवाला रैकेट से। पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को हिरासत में लिया है। इसके बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस कस्टडी में पूछताछ में कई खुलासे भी हो सकते हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं इस मामले में दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो क्या कह रही है। केमिकल्स और इस तरह का सामान मिला है जो आईडी बनाने के काम आता है। एसिड्स हैं डिफरेंट तरह के, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर पाउडर, बॉल बेयरिंग, डायोड, सर्किटरी, मदरबोर्ड, ये सब चीज़ें, प्लस पीएच वैल्यू चेकर, रेस्पिरेटरी मास्क, ये सब चीज़ें इसके पास से मिली हैं। ये कैपेसिटी बिल्डिंग की स्टेज में थे। इससे पहले ये कुछ और आगे बढ़ पाते, इस मॉड्यूल को बस्ट कर दिया गया। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर आईसिस कैसे अपना नेटवर्क आगे बढ़ा रहा है। क्या भारत के लिए भी खतरे की घंटी है? भारत को चौकन्ने हो जाने की जरूरत है। एजेंसियां हमारी चौकन्नी हैं और एक्शन भी ले रही हैं। एनआईए ने आईसिस की साजिश का खुलासा किया था। भारत में आईसिस स्लीपर सेल तैयार करता है। आईसिस देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में इसका खुलासा हुआ था। तमिलनाडु, महाराष्ट्र पुलिस को अलर्ट किया गया था। एफएटीएफ ने भी भारत में आईसिस पर चेतावनी दी थी। भारत को आतंकवाद के मामले में आईसिस से ज्यादा खतरा है, जो जम्मू कश्मीर और इसके पास सक्रिय है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आईसिस आतंकियों की मौजूदगी का दावा है। एनआईए ने आईसिस के तमिलनाडु मॉड्यूल का खुलासा किया। पुणे से भी 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। पुणे में स्लीपर सेल एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे। अब देश के 4 राज्यों से 5 आतंकियों को पकड़ा गया है। इराक और सीरिया में आईसिस का बहुत प्रभाव है। दुनिया में कई आतंकी संगठनों और घटनाओं में आईसिस का हाथ रहा है। दुनिया में कई आतंकी घटनाओं में आईसिस शामिल रहा है। यह आईसिस के बारे में हकीकत है, इसलिए एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। पीएम वाराणसी में हो तो बड़ी खबर है। पीएम का काशी दौरा आज था और पीएम जब पहुंचे तो उनका रोड शो हुआ, तो उसी तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ। रोड के दोनों तरफ उनके समर्थक, चाहने वाले उनका वेलकम करने खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो देखिए ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। बाकायदा पूरी तैयारी की गई थी क्योंकि एक विदेशी मेहमान आ रहे थे, उनका वेलकम भी होना था। दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है वो बाकायदा आज प्रदर्शन करने वाले थे वोट चोरी के खिलाफ। उससे पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया और नजरबंद किया। हम तो मना कर रहे थे, ऐसे जाने का समय नहीं है ना, हम ये नहीं है कि जाने का समय नहीं था, तो समय आया था अभी भी ये बोल रहे हैं अच्छे चीज
रही आपको बताऊं कि अजय राय के साथ क्या हुआ। अजय राय उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वो क्या आरोप लगा रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय होटल में दरअसल सो रहे थे। बुधवार को उनके देर रात पुलिस उनके कमरे में घुस गई। अजय राय ने पूछा, इतनी रात क्यों आए? पुलिस ने जवाब दिया, आप होटल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ देर बाद अजय राय ने सबको कमरे से बाहर कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। बुधवार की शाम से ही पुलिस अलर्ट हो गई थी और एक्शन में थी। कांग्रेस और सपा के बड़े नेताओं को नजरबंद किया गया, ये आरोप है उनका। आइए आपको सुनवाओ, सुनिए जरा अजय राय क्या कह रहे हैं। कार्यकर्ताओं को पूरे चारों तरफ प्रताड़ित किया जा रहा है। बनारस मोदी जी आए हैं, मोदी जी वोट चोरी कर कर सांसद बने हैं, वोट चोरी करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पूरे देश के अंदर गांव-गांव में चर्चा है, गली गलियारे में चर्चा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और अब ये चर्चा बनारस में हो गई है कि वोट चोर काशी छोड़। तो आप सुन रहे थे अजय राय को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में थे। अजय राय भी बनारस से आते हैं, पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। तस्वीर में आपको दिखाऊं, पीएम मोदी वाराणसी में मिले मॉरिशस के पीएम राम गुलाम से। दोनों की मुलाकात हुई और कई समझौते हुए भारत और मॉरिशस के बीच। और उसके बाद देखिए, उसके बाद मॉरिशस के पीएम गंगा आरती देखने के लिए पहुंचे। ये आप देख रहे हैं, बोट में सवार हैं, गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं। मॉरिशस के पीएम को आप देख रहे हैं, जो आरती देख रहे हैं। आपको बताऊं, मॉरिशस के पीएम का भारत से आखिर क्या ताल्लुक है। दरअसल ये देख रहे हैं मॉरिशस के पीएम, और अगर आपने आरती देखी है तो इसी तरह से गंगा आरती होती है बनारस में। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का परिवार बिहार के भोजपुर से है, यह है उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से। इनके दादा 1896 में गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरिशस गए थे। 18 साल के मोहित राम गुलाम भोजपुर के हरिगांव से मॉरिशस पहुंचे। मोहित राम गुलाम ने भोजपुरी भाषा के संरक्षण की पहल की। वहां उन्होंने मॉरिशस में रह रहे हिंदुओं को जोड़ना शुरू किया। मोहित राम गुलाम के बेटे शिवसागर ने मॉरिशस लेबर पार्टी बनाई। 1968 में मॉरिशस को आजादी मिली जब, तो शिवसागर राम गुलाम पहले प्रधानमंत्री वहां के बन गए। शिवसागर के निधन के बाद उनके बेटे नवीन चंद्र को सियासत मिली, उन्होंने संभाला, और नवीन चंद्र 2024 में तीसरी बार मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने। तो नवीन चंद्र राम गुलाम है ये। मॉरिशस का पूर्वांचल से बहुत गहरा रिश्ता है। शिवसागर राम गुलाम की मूर्ति पटना के गांधी मैदान में लगी हुई है। पटना की एक सड़क भी शिवसागर राम गुलाम के नाम है। मॉरिशस में 50% से ज्यादा पूर्वांचली बड़ी तादाद में भोजपुरी बोलने वाले हैं। मॉरिशस में भोजपुरी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा और बड़े पदों पर बिहार मूल के लोग ही वहां मौजूद हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस से क्या ताल्लुक बताया, और राम गुलाम जो मॉरिशस के पीएम हैं वो काशी आकर कितना खुश हैं और पीएम से क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं है, बल्कि एक परिवार है। मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मैं प्रधानमंत्री राम गुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागो समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज पर निर्णय लिया है। What has happened when I landed at Varanasi
वाराणसी में मुझे और मेरी पत्नी को मिले स्वागत से हम हैरान रह गए। मेरा मानना है कि किसी भी दूसरे प्रधानमंत्री को ऐसा स्वागत कभी नहीं मिला होगा। मुझे खुशी है कि यह आपका निर्वाचन क्षेत्र है। मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी जीत कैसे दर्ज करते हैं। थैंक यू। तो मॉरिशस के पीएम खुद का स्वागत देखकर कह रहे हैं कि मुझे यकीन हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी काशी में इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल करते हैं और देश में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी हिला देने वाली खबर है। दोस्त के कातिल को छोड़ेंगे नहीं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने चार्ली पर हुए हमले को अमेरिका पर हमला बताया है। चार्ली को देशभक्त और अमेरिका का सर्वश्रेष्ठ नागरिक कहा है। दरअसल चार्ली किर्क राजनीतिक कार्यकर्ता, लेखक और बिजनेसमैन थे। रेडियो पर द चार्ली किर्क शो और कैंपस में प्रूव मी रॉन्ग डिबेट करते थे। वो युवाओं के साथ मौजूदा मुद्दों पर खुली चर्चा के लिए जाने जाते थे। हमले के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस को बंद कर दिया गया और जांच चल रही है। ट्रंप ने चार्ली की पत्नी, बच्चों के प्रति संवेदना प्रकट कर इंसाफ का भरोसा दिलाया। ट्रंप को पता चला उनके करीबी की हत्या हो गई है। तो सुनिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। This kind of rhetoric is directly responsible. मेरा प्रशासन इस आपराधिक कृत्य में शामिल किसी भी आरोपी को छोड़ेगा नहीं। इस तरह की अन्य राजनीतिक हिंसा को वित्त पोषित और समर्थन करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। Each and every one of those who contributed to this atrocity. अब सोचिए जरा, अमेरिका में इतना आसान है किसी को भी मार देना, राष्ट्रपति के करीबी को मार देना। क्योंकि अमेरिका में आए दिन ये खबरें आती हैं, कोई युवक आया, स्कूल में घुस गया, तड़ातड़ गोलियां बरसा दी, कोई कॉलेज में घुस गया, कोई रेस्टोरेंट में घुस गया, कोई किसी सभा में घुस गया और गोलियों से किसी को भून दिया है। आखिर अमेरिका में इतना आसान क्यों है? जैसे आप सब्जियां खरीदते हैं अमेरिका में, वैसे लोग बंदूकें खरीदते हैं। कैसे मुमकिन है ये सब? देखिए जरा, अमेरिका में जानलेवा गन कल्चर है। अमेरिका में हर किसी को बंदूक खरीदने की इजाजत नहीं। अगर कोई बंदूक, जैसे भारत में इजाजत नहीं है लेकिन अमेरिका में इजाजत है, अगर कोई बंदूक रिवॉल्वर लेना चाहता है तो भारत में लाइसेंस लेना पड़ता है। ऐसे कोई बंदूक नहीं ले सकता जिसके पास बिना लाइसेंस की बंदूक, वो जेल जाएगा। लेकिन अमेरिकी संविधान के मुताबिक कोई भी बंदूक खरीद सकता है। मतलब अमेरिका में हथियार खरीदने पर नियम ज्यादा सख्त नहीं है। इसलिए अमेरिका में लगातार गन कल्चर हावी होता जा रहा है और इसी वजह से एक साल में 146 शूटिंग के मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकियों के पास करीब 40 करोड़ बंदूकें हैं। यानी जनता से ज्यादा, मतलब 100 लोगों पर करीब 120 बंदूकें। यानी जितने लोग हैं उससे ज्यादा बंदूकें, क्योंकि जनसंख्या कम है और बंदूकें ज्यादा हैं। भारत में 2018 तक करीब 33,69,000 लाइसेंसी बंदूकें थीं, लेकिन अमेरिका में 2024 में करीब 161 लाख बंदूकों की बिक्री हुई। बाइडेन अमेरिका में गन कल्चर के खिलाफ थे, जबकि ट्रंप इसके समर्थक हैं। चार्ली किर्क खुद गन कल्चर के पक्ष में थे और नारा लगाते थे, बंदूकें जिंदगी बचाती है। लेकिन सोचिए, वही चार्ली किर्क जो कहते थे बंदूकें बचाती है, उन्हीं बंदूकों ने उनकी जान ले ली। आइए अब बारी है, आपको दिखाऊं एक और बड़ी खबर है लैरी एरिसन की। लैरी एरिसन दुनिया के सबसे रईस आदमी हो गए। कौन है ये लैरी एरिसन? पहली बार आपने इनका नाम सुना होगा। इनके बारे में आपको बताऊं, दुनिया में सबसे अमीर लैरी एरिसन 24 घंटे में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं इन्होंने। एक दिन में 9 लाख करोड़ की कमाई और दूसरे नंबर पर आ गए हैं इलॉन मस्क। आपको बताऊं, ये कंपनी एआई के लिए काम करती है। लैरी एरिसन ओरेकल से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ इस कंपनी के जरिए एलिसन ने एक दिन में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस कंपनी के जरिए एलिसन ने एक दिन के अंदर कई रिकॉर्ड बनाए। मंगलवार को ओरेकल कंपनी ने पिछले 3 महीनों का डेटा जारी किया। इसमें कंपनी का प्रॉफिट शेयर उम्मीद से कहीं ज्यादा रहा। ओरेकल कंपनी के शेयर में 41% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया। इससे एक ही दिन में लैरी की नेट वर्थ 101 अरब डॉलर बढ़ गई है। भारतीय करेंसी में यह अमाउंट 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं, इलॉन मस्क भी अब दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। यह है जो कर दिखाया। किसी ने सोचा नहीं था कि इतना कुछ कर लेंगे। आई अब बारी है लाइफ का फंडा की। आपको बताऊं, जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए मेहनत के साथ क्या करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने इसका एक अहम फंडा दिया। अधीर पुरुष न राज्यम प्राप्नोति,
न मित्रम लपते न ज्ञानम न धर्मम चा। इसका मतलब है कि अधीर व्यक्ति ने बड़ा पद हासिल कर सकता है, यानी अधीर व्यक्ति को बड़ा पद नहीं मिल सकता, ना उसके अच्छे दोस्त बन सकते हैं और ना ही उसे धर्म और ज्ञान मिल सकता है। धैर्य की कमी का सबसे बड़ा असर रिश्तों पर पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्सा करने लगते हैं, इससे दोस्ती और पारिवारिक रिश्ते तक जल्दी टूटने लगे। जल्दबाजी में लिए फैसलों से मानसिक तनाव और बेचैनी बढ़ती है। चाणक्य ने खुद अपनी जिंदगी में खूब नाकामियां और संघर्ष झेला, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अपने नीति और ज्ञान से चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का राजा बनवाया। चाणक्य सालों तक मगध के गुरु और महामंत्री रहे। लाइफ का बड़ा फंडा दिया, जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ सही समय का इंतजार करता है, समय एक दिन खुद उसे कामयाबी सौंप देता है। बहरहाल जहां से जो अच्छा मिले उसे हासिल करिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।